ये पहला सेक्शन कर रहे हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो कि आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट के रूप में आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स। तो आज की क्लास में हम ग्रोथ डेवलपमेंट का नेचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। एंड देन जो प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उस पर काम करेंगे। ठीक है। देन कल की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ को, और जो उसके डोमेन्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप किसे अभिवृद्धि कहते हैं और किसे ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यानी किसे विकास कहते हैं, आप बताइए। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है और आपने ये पढ़ा हुआ भी है कि जो अभिवृद्धि है वो एक प्रकार से वृद्धि, वृद्धि मतलब कि बढ़ना किस चीज का, और जो भी कुछ वृद्धि होती है, कुछ बढ़ रहा होता है, तो वो मेजरेबल होता है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। इट मींस कि वो क्वांटिटेटिव होगा, यानी कि मात्रात्मक होगा। उदाहरण के लिए आप अपने घर पे एक बीज लगाते हैं, ठीक है, वो धीरे 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 पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, मतलब कि वो ग्रोथ आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसका आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो। एक छोटा यस बच्चा सर। पैदा होता है, हार्डली 2.5 से 3 किलो का, या हो सकता है 3.5 किलो तक का होगा। धीरे 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 आप देखते हैं कि उसका जो आकार है, उसका जो साइज है और जो उसका वेट है, वो बढ़ रहा होता है, और उसे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स फिर से बात वही आती है क्वांटिटी की, कितना वेट बढ़ा है ना, 3 से 8, 8 से 12, 12 से 15 किलो हो गया। हाइट कितनी बड़ी है उसकी। ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी में आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के रूप में भी देखते हैं ग्रोथ को। क्लियर हो गया? हेलो। लेकिन जो हम बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको कि ये मात्रात्मक, यानी गणनात्मक भी कहते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है ना, और अंग्रेजी में तो एक ही टर्म है इसके लिए, क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटी, और ये बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपसे कभी एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि अभिवृद्धि क्या है और आप बताएंगे कि यहाँ 18 साल तक होती है, ये नहीं। ठीक। अभिवृद्धि का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझना है। तो बेसिक कंसेप्ट ही ये कहता है कि अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा ऑब्जर्व कर सकते हैं मीन्स कि आप उनको नेकेड आई से अपने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत एब्सोल्यूट मैनर में उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। राइट। बात करते हैं विकास की। जब भी हम विकास की बात करेंगे तो देखिए, क्योंकि विकास के अंदर ही, अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो ये अगर विकास है आपका ना, यानी कि अगर डेवलपमेंट है, तो इसी के अंदर एक पार्ट है आपका किसका, अभिवृद्धि का, यानी ग्रोथ का। समझ में आ रहा है? तो जहां विकास हो रहा है वहां अभिवृद्धि ऑटोमेटिकली है, इसीलिए विकास जो आपका है वो मात्रात्मक तो होगा ही, क्योंकि अभिवृद्धि को तो उसने एब्जॉर्ब किया ही हुआ है। साथ ही साथ वो आपका गुणात्मक भी होता है। क्या गुणात्मक मतलब गुण, क्वालिटी संबंधित। अंग्रेजी में देख लेते हैं इसको हम, क्वांटिटेटिव और साथ में क्वालिटेटिव। ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, मात्राओं में तो आप समझ ही सकते हैं, आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, कैसे किस तरीके से लंबाई चौड़ाई वेट आपका बढ़ रहा है, ये आपने फिजिकल डेवलपमेंट को देखा। क्वालिटी की हम बात करते हैं तो एक एस्पेक्ट ले लेता हूं मैं ग्रोथ का, सॉरी डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स आई मीन होते हैं, तो उनमें से एक ले लिया हमने सर लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ठीक है, भाषा विकास का। अब भाषा विकास में देखो मात्रा भी है। मात्रा कैसे है,
बच्चा कितने शब्दों का ज्ञान रखता है, बच्चों की वोकेबलरी कितनी है, किसी भी बच्चे की पर्टिकुलर की, उसको 10 शब्दों का ज्ञान है, 20 शब्दों का ज्ञान है, 50 का ज्ञान है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप में से, इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं आप, तो इंग्लिश के बहुत कम कुछ मतलब जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड होंगे, उनका ही अर्थ आपको पता होगा। हो सकता है पर 500 या 1000 काउंटिंग में आ सकते हैं। सिमिलरली जो कोर इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, तो हिंदी की टर्मिनोलॉजी में उनको 1000 से 2000 जो शब्द हैं उन्हीं के अर्थ पता होंगे। क्लियर हो गया? तो ये है मात्रा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इसको देख सकते हैं। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं आपकी क्वालिटी की, तो बच्चा, दो बच्चे हैं, दोनों को समान भाषा बोध है, लेकिन उनमें से एक उसको अच्छा रिप्रेजेंट करता है, एक नहीं कर पाता है। मतलब कि एक अच्छा लेखक बन जाता है, एक अच्छा कवि बन जाता है। वहां पर आप क्वालिटेटिव डिफरेंस देखते हैं, वहां पर क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं होता। वो क्या है आपका, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? हेलो, यस सर। इसी तरह से जब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, अभी मैं फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर देखते हैं, एक तो होगी फिजिकल ग्रोथ आपकी, जिसमें आप देख रहे हैं हाइट कितनी बढ़ रही है ना, विड्थ कितनी बढ़ रही है, उसकी वेट कितना बढ़ रहा है, दैट इज वो आपका क्वांटिटेटिव है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक। लेकिन एक तरफ क्या है कि दो बच्चे हैं, बिल्कुल सिमिलर उनकी हाइट बढ़ रही है, सिमिलर उनका वेट बढ़ रहा है, बट एक बच्चा थोड़ा सा स्पोर्टी है, स्पोर्ट्स में रहता है, और अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से उसने शेप में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब शेप आप समझ सकते हैं बिल्कुल, उसके जो हम बोलते हैं ना एक प्रकार से कि जितना रेशियो उसका होना चाहिए, है ना, बॉडी वेट रेशियो भी आपने कई बार सुना होगा। क्यों? तो वो उसने बिल्कुल मेजर किया हुआ है, सॉरी वो उसने मेंटेन किया हुआ है अपने स्पोर्ट्स स्किल से, या फिर जिमिंग से, या फिर कह सकते हैं कि योगा करने से। क्लियर हो गया? तो वो वहां पर क्या है आपका, वहां पर उसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो अब बहुत ज्यादा डिस्कस मैं इस पर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब आप सीटेट में पढ़े होते हैं। बट मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि सीटेट के समय में कई बार क्या होता है कि बच्चे आधा अधूरा पढ़ करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं, बिकॉज सीटेट क्वालिफाई करना इट मींस यू नीड टू गेट ओनली 90 आउट ऑफ 150। बस उतना ही आपको पढ़ना होता है, और वो कभी आपने खुद ही देखा होगा, और इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है, कि सीटेट जब आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस फेस किए होंगे, चाहे आपने एलटी का एग्जाम दिया हो, चाहे फिर कभी कोई लेक्चरशिप का एग्जाम दे दिया हो पेडागोजी में, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, या आपका गलत हो गया होगा। यस और नो? क्योंकि सीटेट में आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाने हैं, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाई करना है। बट यहाँ पर आप जब एग्जाम देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो वो आपका नॉमिनेटिव होता है। मीन्स कि आपको पर्टिकुलर मेरिट कवर करनी होती है। 90 मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 140 मार्क्स लाए तब भी सिलेक्शन ना हो। तो इस केस में एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो जितना भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है सीटेट में, उसके साथ उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो अपडेट्स हैं, उसको भी आप ध्यान में रखें, तब जाकर के तैयारी करें आगे। राइट? मैं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप बीएड में पढ़ते हैं वो ठीक है, बात कर लेंगे उस पर कि अभिवृद्धि जो है वो आपकी क्या है, 18 साल तक होती है। मतलब जन्म नहीं कह सकते हैं इसको हम, जब बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, कंसीव होने से लेकर के 18 साल तक लगभग जो अभिवृद्धि है वो पूरी हो जाती है। जबकि विकास है वो क्या होता है आपका, आप जानते ही हैं कि लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। समझ में आ रहा है? जीवन भर चलता रहता है, ठीक है, ये आपका विकास है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस में हमको नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके
प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि विकास है वो क्या है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, कोई बता सकता है आप में से जटिल प्रक्रिया क्यों है? बोलो, बताइए। लो, सर क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है। और बताइए। बोलिए। सर और डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस एज तक बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हीं के पे डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कैसा होगा। और बताइए। एक्चुअल में ना ये इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ग्रोथ तो मैंने बताया ना आपको कि बच्चे की इतनी हाइट बढ़ गई, बच्चे का इतना वेट हो गया, आराम से हो जाता है मेजर। बोलो हाँ है ना? नहीं, लेकिन डेवलपमेंट के केस में आप, जैसे कि आपने कहा कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब कितना विकास होगा, समझ में आ रहा है? और दूसरी बात है, उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि आप कैसे तय कर रहे हैं कि बच्चे का ये विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं कि बच्चा सोशली डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? आपके पास उसके असेसमेंट क्राइटेरियाज क्या हैं, बताइए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस बात मेरी यस समझ रहे हैं आप सर। लोग, है ना? आप ये नहीं कह सकते ना कि 7 साल का 8 साल का बच्चा है तो उसमें इतना विकास हो जाना चाहिए। आप कैसे तय कर लेंगे विकास का? एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो डिफर करता है, और दूसरी तरफ हम जीन प्याजे बन जाते हैं ये बोलने के लिए कि 7 साल के बच्चे को इतना आ जाना चाहिए, विकास इतना हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि इसमें असेसमेंट या उसका इवेल्युएशन क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर सकते हम। ठीक है? हेलो, हेलो, बताइए। यस सर। है ना? सर तो जब भी किसी प्रोसेस का असेसमेंट या इवैल्यूएशन अपने आप में टिपिकल होगा तो वो प्रोसेस ही आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं आपकी लाइफ में जिसको आप कहते हैं अरे यार ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि उसका आप असेसमेंट ही नहीं कर पा रहे ना कि वो हो भी रहा है नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि हो रहा है बट क्या पता ना हो रहा हो। समझ में आ रहा है? लो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस वजह से इसको हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी होती, अगर सिर्फ क्वांटिटी होती, सिर्फ मात्रा की हमको असेसमेंट करना होता तो काम चल जाता है। इसमें क्वालिटी को करना है, और उस क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे वो डिपेंड करता है। जैसे हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक? अब वहां पर वो बच्चा अच्छा है, आपके अकॉर्डिंग अच्छा होने की परिभाषा क्या है? आप किसके लिए कहेंगे कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बताइए। कोई उसका स्टैंडर्डाइज वो थोड़ी है, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया है क्या? बोलिए। नो सर। तो वो तो हम डिसाइड कर लेते हैं स्कूलिंग की टाइम पे, हम बात करते हैं जब कि बच्चा 3rd क्लास में, उसको इतना आना चाहिए मैथमेटिक्स में, इतना उसको इंग्लिश में आना चाहिए, इतना हिंदी में आना चाहिए, और अगर इतना आएगा तो हम बोलेंगे कि बच्चा ये क्या है, ब्रिलियंट है। वो हमने डिसाइड कर रखा है, बट वो कोई स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया थोड़ी बन गया उसका। ठीक है? आपने तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, आपने इवन दो स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा। ये लोग तो बहुत ज्यादा लेटर एज में ही अपने क्या बोलते हैं पीक पर आए थे, स्टार्टिंग में थोड़ी थे क्या, बताओ, अगर किसी ने पढ़ा है इनके बारे में तो, ना? तो यहीं नो पर सर। यहीं पर जो ये डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बताया जाता है, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा एजुकेशन में अच्छा रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार बच्चे आपने देखे होंगे, आप ही का अपना एक्सपीरियंस होगा कि एकेडमिक्स में 12th तक बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उसके बाद बहुत ग्रो कर जाते हैं। कई बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ही बढ़िया होते हैं बट उसके बाद बिल्कुल डल हो जाते हैं, ये सुनो, है ना? तो विकास का क्राइटेरिया यस। देखो, एकेडमिक्स की बात भी करते हैं तो बच्चे को एक किताब में, एक बच्चे ने एक बुक में 10 चैप्टर पढ़े, उसको 10 के 10 चैप्टर बाय हार्ट लर्न है, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। उसको आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते हो क्या?
नो सर। क्यों नहीं कह सकते? अब ये भी बता दो फिर जरा, बताइए, जस्टिफाई करो इसको, क्यों नहीं कह सकते आप? भाई बुक में 10 चैप्टर है, 10 के 10 बाय हार्ट है, उसको तो कैसे विकास नहीं हुआ उसका? तो वो तो डेवलपमेंट भी ही बनेगा ना। आपने कैसे कह दिया कि डेवलपमेंट नहीं कर सकते? बताओ, बोलो, सोचो ना। देखो, आप लोगों से मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, सोचना है आपको। आप जितना सोचेंगे ना, उतना ही आपका पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत निखर के आएगा। सिर्फ किताब में लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़ देने से, कुछ डेफिनेशंस को समझ लेने से हमको पेडागोजी नहीं आती। ठीक है? सर हम सिर्फ उसको 10 चैप्टर्स लर्न करने को डेवलपमेंट इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो उसने लर्न किया वो उसको अपनी रियल लाइफ और एक्चुअल सिचुएशंस में कितना अप्लाई कर पाता है, और डेवलपमेंट किसी एक फैक्टर से निर्धारित नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। देखो, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था व्हाट इज लर्निंग, जब हम बात कर रहे थे तो आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा, कि लर्निंग को आप सिर्फ लर्निंग आउटकम्स जो डिसाइड किए हैं उसके बेसिस पे ही समझते हैं। सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं क्लास में गई हूँ और बच्चे को ये 2 का और 3 का टेबल आ जाना चाहिए, और क्लास खत्म होते ही बच्चों को आ गया टेबल, तो आपने बोला कि चलो भैया इनको आ गया, इनका विकास हो गया। तो उसको विकास थोड़ी बोलेंगे हम, क्योंकि विकास जब भी आप देखना चाहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बच्चों के, कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से जो हम ये कहते हैं कि बच्चे ने 10 चैप्टर्स लर्न कर लिए हैं, बाय हार्ट उसको हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम जो एक नैरो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं को अचीव होता हुआ देख रहे हैं। हम ये कभी नहीं देख रहे हैं कि बच्चे में जनरल जनरल डेवलपमेंट हो रहा है या जनरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मींस कि बच्चे की जो एजुकेशन है, प्रॉपर प्रॉपर एजुकेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा सोसाइटी में अकॉर्डिंगली अपने पोटेंशियल को क्या करे, ग्रूम कर सके, और जो भी कुछ वो कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट के लिए जो भी उसको नीड है वो फुलफिल कर सके। राइट? तो यहाँ पर यही चीजें थोड़ा सा लैग कर जाती हैं कि एकेडमिक्स में सिर्फ बच्चे के जो मेमोरी होती है उसके बेसिस पे ये बच्चे को मार्क दे देते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होंगे, जब से आरटीई एक्ट आया है, जब से एनसीएफ 2005 आया, ये चेंज होने लगा है। आपने देखा होगा कि पहले से बच्चों को बुक के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते थे, टीचर्स को क्वेश्चन देते थे, बच्चे ने आंसर दिया, दैट्स इट, खत्म। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। अब बुक के बीच में से विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं, जिससे बच्चे की क्रिटिकल अवेयरनेस तक को चेक कर लिया जाता है। देन आफ्टर आप डिसाइड करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है या कितना नहीं सीख रहा है। को करिकुलर एक्टिविटीज को डिजाइन किया जा रहा है धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? तो विकास वो है आपका। ठीक है? क्लियर हो रहा है? हेलो? यस सर। और आप ये समझ सकते हैं कि 2005 में एनसीएफ आने के बाद एनसीएफ ने ये कह भी दिया कि भाई बच्चे को आप लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाएंगे। पता है ना आप लोगों को, आप तो बीएड किए हुए हैं। बच्चों को आप क्या करेंगे, टास्क ओरिएंटेड टीचिंग करेंगे, कि असाइनमेंट दे देंगे, टास्क दे देंगे, और बच्चा खुद अपने एफर्ट से उसको सॉल्व आउट करेगा, और फिर वो जो सीखता है उसी को हम लर्निंग कहेंगे। बट आज भी क्या हो रहा है हमारे क्लासरूम के अंदर, जनरली आप देखें मोर और लेस हम लेक्चर मेथड तो यूज कर रहे हैं। भले ही हम इंटरेक्टिव पैनल को की हेल्प ले रहे हैं, भले ही हम आपका डेमोन्स्ट्रेशन कर दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो है तो लेक्चर मेथड ही। आपने जो प्लान किया आपने एग्जीक्यूट कर दिया बच्चे के सामने, बच्चे ने सीख लिया, दैट्स इट, खत्म। बट वही है ना फिर कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसको हम आज तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं फॉलो, क्योंकि रीजन ये है कि वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है अपने आप में। ठीक है? तो विकास, किसी का विकास में हेल्प कर देना, किसी के डेवलपमेंट में हेल्प कर देना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चे का अपने आप से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी क्लास ये ओवर हो जाएगी तो आप रिजॉइन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक? देखिए, मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, बट मैं मानता हूं कि आप लोगों को बहुत इजीली ये आता ही होगा, तो कोई इशू नहीं है। मतलब सेकंड क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल सिर्फ जो डेवलपमेंट के हमारे स्टेजेस है वो देख लेते हैं। ठीक है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब भी हम स्टेजेस की बात करते हैं, अवस्थाओं की बात करते हैं, तो ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी
रहा है ना। तो क्यों रहा होगा बताओ? क्योंकि हर किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एजेस डिफाइन किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। बट एक जनरल जो एक्सेप्टेबल जो क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, इन्फेंसी को क्या बोलते हैं हम? शैशवावस्था। ठीक है, ये एज बताई गई है आपकी ऑलमोस्ट जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, 2 ईयर तक। कहीं कहीं पर आपको ये 3 ईयर दिखेगा, कहीं पे आपको 6 ईयर दिखेगा। ठीक है, सेकंड है हमारा चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। फिर ये 2 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना, 3 से लेकर के आपका ऑलमोस्ट 12 तक। अब यहाँ पर देखना है आपको कि पहली है आपकी इसमें प्री और दूसरी है पोस्ट, यानी कि इसको हम लेटर भी कह सकते हैं। तो प्री चाइल्डहुड स्टेज जो आपकी है वो है 3 to 6 ईयर, और लेटर एज जो आपकी है 6 to 12। ठीक है, हेलो, इसको आप अंग्रेजी में पूर्व, सॉरी हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था, इसको उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। थर्ड आता है हमारा फिर किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, और ये हो जाएगा कि आपका 12 से लगभग 18 तक का। ठीक है, ये किशोरावस्था होती है। और इसके बाद तो फिर आपका आ जाता है 1 मिनट, हाँ सॉरी, एडोलसेंस होता है, ये मैंने गलत दिया, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, एडोलसेंस है ये, एडल्टहुड लेकिन बाय मिस्टेक। ठीक है, इसको एडोलसेंस लिख लेते हैं। ठीक है, एडोलसेंस यानी कि आपका 12 से 18 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। फिर जो युवा अवस्था होती है, एडल्टहुड होती है, वो फिर आपकी 18 के बाद स्टार्ट हो जाती है। उस पर हमें डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पार्ट? क्योंकि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एज ग्रुप को लेके चलेंगे, इसे पढ़ाएंगे। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो भी 12 to 14 15 चलेगा, तो भी आप इस एज में आ जाएंगे। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एज आपकी आती है। ठीक है, इस एज के लिए तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, ये तो आपकी प्री स्कूलिंग होगी, राइट। तो कुल मिलाकर के आपके काम की जो स्टेज है वो आपकी 6 to 12 एंड 12 to 18 ही है। तो इन पर ही हमको फोकस करना है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं आपकी डेवलपमेंट की, आप इनको नोट कर सकते हैं चाहे तो। इसके बाद फिर सेकंड फेज में आप जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर डिस्कशन करूंगा मैं कि विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, और सारे ही सिद्धांत आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, कोई इशू नहीं होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपके पास तो ऑप्शन है, क्लास में रहो या चले जाओ, है ना। ठीक, तो सेकंड सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप पूछ लीजिए।